द विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। भारत और रूस के बीच रेलोस समझौता होने जा रहा है। आज हम इसी के बारे में अध्ययन करेंगे और साथ ही भारत और रूस का संबंध कब से है और अभी तक कौन कौन से महत्वपूर्ण समझौते इनके बीच हुए उस पर भी एक नज़र डालेंगे। तो आइए देखते हैं। रेलोस का फुल फॉर्म समझ लीजिए, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट। हिंदी में कहते हैं पारस्परिक रसद आदान प्रदान समझौता। पारस्परिक रसद आदान प्रदान का मतलब है कि ये सामान्य समझौता नहीं है, ये एक तरीके का सैन्य समझौता है। मान लें कभी भी किसी देश के साथ युद्ध की स्थिति आती है तो रूस कभी अगर इस क्षेत्र में किसी देश के साथ युद्ध में शामिल होता है, मान लें चीन या अमेरिका या किसी के साथ उसके संबंध बिगड़ते हैं, युद्ध की स्थिति आती है, तो उसके लिए लॉजिस्टिक्स की व्यवस्था यही होगी। लॉजिस्टिक्स कहते हैं कि रसद तो केवल कहने से एक संकुचित हो जाएगा। सैन्य हथियार से लेकर के सेना को आवश्यकता की सभी प्रकार की चीज़ों को की जो पूर्ति करते हैं उसी को एक नए शब्द में लॉजिस्टिक्स कहा जाता है, जिसमें रसद भी आता है, इसी में हथियार भी आते हैं, इसी में अगर कोई फाइटर जेट वगैरह है तो उसके तेल ईंधन वगैरह भी आते हैं। वो सारी चीज़ें लॉजिस्टिक्स के अंतर्गत आ जाती हैं। तो पारस्परिक आदान प्रदान है, दोनों देश एक दूसरे को सहयोग करेंगे, इसी का एक समझौता होने जा रहा है। आगे देखें, ये अंतिम रूप देने को तैयार हैं दोनों। भारत और रूस के बीच संयुक्त अभ्यास, प्रशिक्षण और आपदा राहत प्रयासों सहित सैन्य सहयोग को सुगम बना देगा ये समझौता। भारत इसके बारे में जान लें, रेलोस के बारे में, कि भारत और रूस के बीच रेलोस एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था है जो दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को बढ़ाएगा। उद्देश्य क्या है? तो सैन्य रसद सहायता को सुव्यवस्थित करना। भारत और रूस दोनों के लिए संयुक्त अभियानों और लंबी दूरी मिशनों को अधिक कुशल और लागत प्रभावी बनाने के लिए ये बनाया गया है। यानी कि दोनों लंबी दूरी, मान लीजिए यहाँ युद्ध हो रहा है तो रूस वापस अपने देश जाएगा, फिर रसद लाएगा, तो उससे बेहतर है कि यहीं उसकी व्यवस्था हो जाए। तो इसी वजह से इस ढंग के समझौते किए जाते हैं। आगे देखें इसका महत्व क्या है। तो इसे आवश्यकता आपूर्ति यानी ईंधन, राशन, स्पेयर पार्ट्स, इन सब की पूर्ति की सुविधा होगी। इन्हीं सबको अभी लॉजिस्टिक्स कहा जाता है, जिससे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निरंतर निर्बाध सैन्य उपस्थिति संभव हो। यह सैनिकों, युद्धपोतों और विमानों के लिए बर्थिंग सुविधाएं प्रदान करेगा। यह युद्धकालीन, शांतिकालीन दोनों मिशनों के लिए लागू होगा। तो ये इसका सतत संचालन होता रहे, इसके लिए ये जरूरी है। रणनीतिक लाभ क्या होगा? तो मौजूदा लॉजिस्टिक्स नेटवर्क का बेहतर उपयोग संभव हो सकेगा। संकटों पर तेजी से प्रतिक्रिया देने की क्षमता बढ़ेगी। इससे दोनों देशों के सैन्य अभियानों को रणनीतिक बढ़त मिलेगी, जिससे समग्र मिशन लागत में कमी आएगी। आगे देखें, रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र में भारत की समुद्री पहुंच और प्रभाव को बढ़ाता है। समुद्री क्षेत्र जागरूकता को बढ़ावा देने और साझा रसद सुविधाओं से समुद्री गतिविधियों के बारे में बेहतर सूचना का आदान प्रदान संभव हो सकेगा, जिससे दोनों देश स्थिति जन्य जागरूकता दोनों के बीच बढ़ेगी। क्वाड समझौते में संतुलन हो सकेगा। क्वाड जो समझौता बना था, अगर आपको याद हो, तो भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये देश मिल करके आपस में क्वाड बनाए थे और क्वाड को संतुलित करने का भी एक साधन ये बनेगा, क्योंकि कई बार क्वाड में भारत को दरकिनार करने की कोशिश हुई है। तो अगर ये ऐसी स्थिति आती है तो ये समझौता उसको बैलेंस करेगा। या कभी कभी क्वाड कार्य नहीं करता है तो ये समझौता, भारत और रूस का समझौता, इस दक्षिण एशियाई और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में, जैसे दक्षिणी चीन सागर में किसी प्रकार की समस्या आती है तो क्वाड से अगर काम हुआ तो ठीक है, नहीं तो आगे भारत रूस समझौता काम आएगा। तो क्वाड की भागीदारी के बिना हिंद प्रशांत क्षेत्र में रूसी उपस्थिति को मजबूत करना इसका कह सकते हैं कि उद्देश्य भी है। यह भारत और रूस दोनों के लिए अमेरिकी प्रभाव और चीन की क्षेत्रीय भूमिका को संतुलित करता है। यानी कि अगर अमेरिका तनाव पैदा करता है तो रूस बैलेंस करेगा, अगर चीन तनाव करता है तो अमेरिका बैलेंस करेगा, और अगर ये दोनों तनाव पैदा करते हैं तो रूस बैलेंस करेगा। तो ये एक तरीके से इन तीनों के, अभी अगर विश्व की कल्पना आप करें तो ये तीन ध्रुवीय विश्व अभी वर्तमान में बना हुआ है। वैसे है बहुत ध्रुवीय विश्व, लेकिन तीन ध्रुवीय अभी दिखाई दे रहा है। एक पावर है अमेरिका, दूसरा पावर है रूस और तीसरा पावर बनता जा रहा है चीन। इसलिए तीनों को साथ लेकर के चलना, और तीनों में सबसे जो भारत के लिए दुश्मन देश की तरह भूमिका निभाता है वह है चीन। तो चीन को बैलेंस करने के लिए कभी रूस काम आएगा, कभी अमेरिका काम आएगा, उस चीज को ये बैलेंस करेगा। आगे वैज्ञानिक अंतर संबंध में, आर्कटिक क्षेत्र में भारत की प्राथमिक गतिविधियां आर्कटिक समुद्री बर्फ पिघलने और भारतीय मानसून प्रणालियों में परिवर्तन के बीच
वैज्ञानिक अंतर संबंधों को समझने पर केंद्रित है, यानी कि वैज्ञानिक क्षेत्र में भी इससे लाभ मिलेगा। इस ढंग के लॉजिस्टिक्स समझौते और किनके साथ हुआ है इसको समझ लें। ये भी आपके याद रखने वाली चीजें हैं कि सबसे ज्यादा भारत और अमेरिका के बीच ये समझौता हो चुका है। सबसे पहला है सामान्य सैन्य सूचना सुरक्षा समझौता, GSOMIA। यह भारत और अमेरिका के बीच सैन्य खुफिया जानकारी साझा करने के लिए 2002 में इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। दूसरा है लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, लेमोआ समझौता इसको कहा जाता है, जो 2016 में हुआ था। यह सैन्य लॉजिस्टिक्स सुविधाओं के पारस्परिक उपयोग की अनुमति देता है, यानी कि इसी समझौते के तहत अगर अमेरिका का कोई फाइटर जेट चीन से लड़ने आता है, उसे ईंधन की कमी आती है, तो भारत में अपने ईंधन भर सकता है। और भारत अगर कभी उस तरफ किसी देश से कोई युद्ध हुआ तो अमेरिका के जो एयरबेस वगैरह हैं उनका इस्तेमाल कर सकता है। तो उसी का समझौता था ये लेमोआ समझौता, यानी कि दोनों एक दूसरे के एयरबेस का और एयरबेस पे उतर करके ईंधन लेने का और इन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये पारस्परिक समझौता लेमोआ समझौता था। तीसरा देखें कि बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, 2020 में ये समझौता हुआ है। भारत को अमेरिकी भूस्थानिक खुफिया डेटा तक पहुंच प्रदान करता है, यानी कि ये खुफिया जानकारियों के लिए है। अगला संचार संगतता और सुरक्षा समझौता, कॉमकासा समझौता इसको कहा जाता है, पॉपुलर नाम कॉमकासा है, 2018 में हुआ था। ये एनक्रिप्टेड संचार उपकरणों के हस्तांतरण को सक्षम बनाता है। ये आपसी उपकरणों को लेकर के समझौता था। अगला है भारत और फ्रांस के बीच इस ढंग के समझौते को देखें तो संयुक्त अभ्यास, बंदरगाह यात्राओं और मानवीय प्रयासों के दौरान रसद सहायता की सुविधा प्रदान करने का समझौता फ्रांस के साथ भी है। प्रशांत और हिंद महासागर क्षेत्र में स्थिरता को बढ़ावा देता है ये, और समुद्री खुफिया जानकारी साझा करने में सक्षम बनाता है ये समझौता, जो फ्रांस के साथ लॉजिस्टिक्स समझौता है। ऑस्ट्रेलिया के साथ देखें तो ये व्यापक पारस्परिक रसद समर्थन समझौता 2020 में किया गया था। यह भारत प्रशांत समुद्री सहयोग के लिए साझा दृष्टिकोण पर जोर देता है। और जापान के साथ देखें तो सेवाओं के निकट समन्वय के लिए 2020 में समझौता किया गया, सशस्त्र बलों के बीच आपूर्ति की अनुमति देता है ये। तो ये इन देशों के साथ भी लॉजिस्टिक्स का समझौता भारत का हो चुका है। आगे देखें तो भारत और रूस के जो ऐतिहासिक संबंध है इस पे अगर गौर करें तो सबसे जो मजबूत समर्थन दिखाई दिया था वो 1971 में दिखाई दिया था, जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा था। और भारत पाकिस्तान युद्ध में बांग्लादेश का निर्माण जिस समय हुआ है उस समय अमेरिका पाकिस्तान की तरफ से आ चुका था, तब रूस भारत के साथ आकर के खड़ा हुआ था। तो ये 1971 में एक मजबूत सहयोगी राष्ट्र के रूप में उभरा था रूस। तभी से भारत और रूस के बीच घनिष्ठ संबंध बने हुए हैं। सामरिक साझेदारी की घोषणा अक्टूबर 2000 में भारत और रूस संबंधों ने द्विपक्षीय संबंधों के लगभग सभी क्षेत्रों में सहयोग के स्तर बढ़ाने के साथ गुणात्मक रूप से नया चरित्र हासिल किया था। यानी कि 2000 का दौर अगर आप गौर करें तो ये अटल बिहारी वाजपेयी का दौर है। उस समय अमेरिका और रूस दोनों के साथ बेहतर संबंध बनाया गया था और दोनों को बिल्कुल बैलेंस करके दोनों से प्रगाढ़ संबंध बनाने की कोशिश शुरू हो गई थी उसी समय से। केवल एक ही पक्ष में झुका हुआ समझौता नहीं था, अटल बिहारी की ही ये देन कह सकते हैं। नहीं तो पहले भारत अधिकतम रूस की तरफ झुकाव लिए हुए था, लेकिन वर्तमान में अमेरिका की ओर झुकाव ज्यादा हो चुका है, रूस की तरफ थोड़ा सा कम हो गया है। इस वजह से तनावपूर्ण थोड़े बहुत कभी कभी हो जाते हैं। आगे देखें कि विशेष एवं विशेषाधिकार प्राप्त सामरिक साझेदारी। दिसंबर 2010 में रूसी राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान सामरिक साझेदारी को विशेष एवं विशेषाधिकार प्राप्त सामरिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ा दिया गया। सामरिक साझेदारी का मतलब हथियारों का समझौता शुरू हो गया। द्विपक्षीय व्यापार को अगर हम देखें तो भारत का कुल व्यापार 2021-22 में लगभग 13 बिलियन अमेरिकी डॉलर पहुंच गया। रूस भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार, जो पिछले वर्षों की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है। राजनीतिक भागीदारी में हम देखें तो राजनीतिक रूप से दोनों देश 2 अंतर सरकारी आयोगों की वार्षिक बैठकों के माध्यम से जुड़ते हैं। एक व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर, और दूसरा सैन्य एवं तकनीकी सहयोग पर केंद्रित है। तो 2 टाइप के अंतर सरकारी आयोग हैं जिसके वार्षिक बैठक होते रहते हैं। रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में आप देखें तो दोनों देश नियमित रूप से त्रिसेवा अभ्यास इंद्र का आयोजन करते हैं। त्रिसेवा अभ्यास का मतलब है कि तीनों सेवा, जल, थल और वायु, तीनों में अभ्यास चलता है। ये भारत और रूस के बीच संयुक्त सैन्य कार्यक्रमों में आप देखें तो सबसे जो फेमस रहा ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है, जो दुनिया में अभी वर्तमान में नंबर 1 पे है। दूसरा समझौता 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जेट विमान
बनाने का एक कार्यक्रम का समझौता हुआ है, जो आगे 5वीं पीढ़ी का बनाया जाएगा। यानी कि ऐसे समझ सकते हैं कि ये स्टील्थ टेक्नोलॉजी बेस्ड ये लड़ाकू जेट विमान होगा, आगे अगला जो बनेगा वो। और तीसरा है सुखोई। अभी ये सभी को देखेंगे कि सुखोई कौन सा है और ब्रह्मोस कौन सा है। भारत द्वारा रूस से खरीदे और पट्टे पे लिए गए सैन्य हार्डवेयर, जिसमें मेक इन इंडिया के पहल के तहत बनाया गया कामोव का 200 KA और 226T ये विमान है, और T90S जो है वो तोप है, और भीष्म उसी का नाम भारत में दे दिया गया है। AK-203 राइफल है, और S-400 ट्रायम्फ ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम है S-400, और INS विक्रमादित्य विमान वाहक पोत है ये। तो देखिए आगे उसको देख ही लें। ये है ब्रह्मोस जिसके बारे में अभी बता रहे थे, समझौता हुआ है। ये है सुखोई। इसके बाद ये है T-90 टैंक, जिसको लेकर के अभी इसी का नाम भीष्म रख दिया गया है। और ये है विमान जिसको अभी बता रहे थे, ये है AK-203, और ये है विक्रमादित्य, और ये है S-400 ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। तो इन सब को लेकर के भारत के बीच समझौता हुआ है, और ये काफ़ी अच्छे हाल में समझौते चल रहे हैं। किसी प्रकार का कोई व्यवधान इसमें अभी तक नहीं आया। अब देखें वापस विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हम देखें तो भारत साझेदारी भारत की स्वतंत्रता के बाद के शुरुआती दिनों से चली आ रही है। जब भिलाई इस्पात संयंत्र जैसी संस्थाओं की स्थापना भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को समर्थन देने और सोवियत सहायता महत्वपूर्ण थी उस समय, यानी कि भारत की आज़ादी के बाद से ही ये भिलाई संयंत्र जो स्थापित किया गया था रूस के सहयोग से, उस समय कई देश सहयोगी थे। आज सहयोग नैनो प्रौद्योगिकी, क्वांटम कंप्यूटिंग और भारत के मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम गगनयान जैसे उन्नत क्षेत्रों में फैल गया है। इन सब को लेकर के भारत और रूस के बीच समझौते हुए हैं। रणनीतिक रूप से देखें तो भारत और रूस के संबंधों में जो चुनौतियां आई हैं वो चुनौतियां क्या क्या हैं, तो चीन के साथ घनिष्ठ संबंध। रूस 2 मोर्चों पर संघर्ष से बचना चाहता है। चीन और रूस के बीच बढ़ता सैन्य और आर्थिक सहयोग भारत की रणनीतिक गणना को प्रभावित करता है, यानी कि अगर चीन और रूस करीबी हो गए तो फिर चीन ज़्यादा पावर के साथ भारत से उलझेगा, क्योंकि चीन फिर इंटरफेयर नहीं करेगा। अब ये निर्भर करेगा कि भारत के साथ रूस के ज़्यादा बेहतर हो रहे हैं या चीन के साथ बेहतर हो रहे हैं। तो अगर भारत रूस को किसी भी तरीके से इग्नोर करेगा तो चीन के साथ उसके बेहतर संबंध हो जाएंगे। इसलिए इसको बैलेंस करके चलना वर्तमान सरकार के लिए एक चुनौती है। पाकिस्तान के साथ बेहतर संबंध, तो यह अमेरिका भारत संबंधों को मजबूत होने का कारण भी हो सकता है। यह भारत के क्षेत्रीय रणनीति को जटिल बनाता है। ये जो समझौता पाकिस्तान से जो करीबी हुआ रूस का, उसके पीछे भी कारण वही है कि भारत अमेरिका से जब ज़्यादा करीब हुआ तो रूस पाकिस्तान और चीन के करीब चला गया। रूस भी बैलेंस करने की कोशिश करता है, कोई भी देश अपने हिसाब से फैसले लेता है। आगे देखें कि भारत का कूटनीतिक संतुलन। भारत की महाशक्ति बढ़ने की गणना के कारण एक ओर अमेरिका के साथ व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और दूसरी ओर रूस के साथ विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी के बीच चयन करने की दुविधा उत्पन्न हो गई। यानी कि अमेरिका और रूस में चुनाव करने जैसी स्थिति पे पहुंच जाता है भारत कभी कभी। आगे देखें रूस यूक्रेन संकट की प्रतिक्रिया। यूक्रेन पर रूसी आक्रमण की निंदा करने से परहेज करने और मॉस्को के साथ ऊर्जा और आर्थिक सहयोग को निरंतर बढ़ाने के कारण भारत को पश्चिम में काफी आलोचना का सामना करना पड़ा। ये भी भारत के लिए एक चुनौती वाला काम है। हालांकि इससे रूस से कुछ करीबी हुए हैं। रक्षा आयात में गिरावट। रूस से भारत की रक्षा खरीद में धीरे धीरे गिरावट आई है, क्योंकि भारत अपने रक्षा आयात में विविधता लाने की इच्छा रखता है, जिससे रूस के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है। इससे उसे पाकिस्तान जैसे अन्य संभावित खरीदारों की तलाश करने पर मजबूर होना पड़ेगा। तो ये भारत को ध्यान रखना होगा कि रूस भी बेहतर बना रहे। थोड़े बहुत समझौते भी करने पड़ते हैं अपने आप को मजबूत करने के लिए, और केवल हथियारों से नहीं, एक मजबूत मित्र भी जरूरी होता है दुश्मन देशों के लिए। इसलिए एक बैलेंस होकर के विदेश नीति तय करना बहुत जरूरी है। तो ये था भारत रूस संबंध पर। आगे जो भी नए समझौते होते हैं उसको लेकर के हम फिर से उपस्थित होंगे। तो ये था आज का। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।